विद्यार्थियों, अ, हम लोग बात कर रहे थे बीए पार्ट 2 पेपर सेकंड की। और आज जो पेपर सेकंड हम बात कर रहे हैं वो है सोशोलॉजी ऑफ विलेज। सोशोलॉजी ऑफ विलेज को पढ़ना शुरू करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानकारी हमें चाहिए इसके अंदर, या हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है इसके अंदर। तो ये जो पेपर है आपका सोशोलॉजी ऑफ विलेज या ग्राम का समाजशास्त्र, ये 3 यूनिट्स 3 इकाइयों में डिवाइडेड है, 3 इकाइयों में विभक्त है। और पहली इकाई हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी, रूरल सोशोलॉजी एंड इट्स डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण समाजशास्त्र की अवधारणा और उसका विकास, इसकी हम बात करेंगे पहली यूनिट में। और दूसरी यूनिट में हम बात करेंगे सोशल स्ट्रक्चर ऑफ विलेज, गांव का या ग्राम का सामाजिक संरचना की हम बात करेंगे, कैसे बने हैं ग्राम उनकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे चेंज इन इंडियन विलेज स्ट्रक्चर, जो भारतीय ग्राम संरचना है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट 1 की, और उसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल सोशोलॉजी एंड इट्स डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण समाजशास्त्र क्या होता है, उसकी अवधारणा क्या है और उसका विकास कैसे हुआ, ये थोड़ा सा संक्षिप्त में अपन बात करेंगे। तो ग्रामीण समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की वह शाखा मान सकते हैं जो ग्रामीण समुदायों का, उनकी दशाओं एवं प्रवृत्तियों के अन्वेषण एवं प्रगति के सिद्धांत निर्माण हेतु व्यवस्थित अध्ययन करती है। यानी हम जो गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, ग्राम हैं, उनकी बात करेंगे यहाँ पर, और उनका क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन करेंगे कि उनके अंदर कैसी कंडीशंस हैं और क्या क्या उनकी प्रवृत्तियाँ हैं, वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे उनके संबंध हैं, ये सारी बात हम करेंगे यहाँ पर। जब हम इसके विकास की बात करेंगे कि ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, तो हमें इसको 2 भागों में विभक्त करके पढ़ना होगा। और पहला भाग हम देखेंगे स्वतंत्रता के पहले भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास, यानी स्वतंत्रता के पहले ग्रामीण समाजशास्त्र में हम क्या अध्ययन कर रहे थे, या ग्रामीण गांव के लोगों के या कृषकों के किस तरह के संबंध थे, कैसा उनका रहन सहन था, वो किस चीज़ पर निर्भर थे, ये सारी बात हम, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनकी राजनीति कैसी थी, या किस किस ने स्वतंत्रता के पहले ग्रामीण समाजशास्त्र पर काम किया है, उन सब की बात हम इसके अंदर करेंगे। और उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे इसके अंदर स्वतंत्रता के पश्चात भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास को देखेंगे हम। तो हम ये 2 तरीके से ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास की बात करेंगे, स्वतंत्रता के पहले भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास और स्वतंत्रता के पश्चात भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास। तो ये देखने के बाद हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, मुख्य अवधारणाएं इसकी कौन कौन सी हैं उनकी बात करेंगे। और मुख्य अवधारणाओं के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे विलेज की। विलेज यानी गांव या ग्राम, इसकी हम बात करेंगे। और उसमें हम विलेज कम्युनिटी क्या होती है, ग्रामीण समुदाय क्या होता है, इसकी बात करेंगे। तो ग्रामीण समुदाय में हमको बेसिकली ये देखना है कि गांव क्या होता है, ये हमें देखना ज़रूरी होगा, तब हम ग्रामीण समुदाय को समझ सकते हैं। तो इसमें हमको ये पता लगेगा, जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो हमें ये ज्ञात होगा कि इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे मुख्य रूप से इनका व्यवसाय कृषि होता है, या ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में, ग्राम में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, ये भाग्यवादी होते हैं, इनमें ग्राम पंचायत पाई जाती है, जाति पंचायत पाई जाती है, ये सारी बातें हमको यहाँ पर करनी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कृषक समाज की या पीजेंट सोसाइटी की बात करेंगे। तो पीजेंट सोसाइटी की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है, ये हमें पता होना चाहिए। और पीजेंट सोसाइटी या कृषक समाज हम किसको कह रहे हैं, जहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड इस समाज का जब अध्ययन कर रहे हैं, इस अवधारणा की जब बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं ग्रामीण समाज की आंतरिक और बाह्य संरचना दोनों को हमें समझना होगा। यानी हम कृषक किसे कहते हैं, इसका जानने का हमें प्रयास करना होगा। कृषक संरचना कैसी है, यानी एग्रेरियन स्ट्रक्चर कैसा है, ये हमें देखना पड़ेगा। और कृषक संबंधों को भी हमें जानने का प्रयास करना होगा।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन की, यानी लघु एवं वृहत परंपराओं की हम बात करेंगे। तो लिटिल ट्रेडिशन क्या होते हैं, ग्रेट ट्रेडिशन क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर है, ये हमें सारी बात यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो लिटिल या लघु परंपराएं हम किसको कह रहे हैं? वे परंपराएं जो सीमित क्षेत्र में पाई जाती हैं या स्थानीय क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, यानी किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष गांव में पाई जाती हैं जो परंपराएं, उनको हम कह रहे हैं लघु परंपराएं। यानी कम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, ये अलिखित होती हैं या ये व्यवस्थित नहीं होती, या हम कह सकते हैं ये सीमित क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र तक ही सीमित होती हैं। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप से हस्तांतरित होती हैं। जैसे अपन उदाहरण से अगर समझना चाहें तो जो रीति रिवाज होते हैं, कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं और उसके दूर के क्षेत्रों में वो रीति रिवाज नहीं पाए जाते। लोक कथाएं होती हैं, किसी विशेष क्षेत्र की कथाएं होती हैं, वो उसी क्षेत्र के अंदर पॉपुलर होती हैं, उसी क्षेत्र के अंदर लोग उनको मानते हैं। मेले होते हैं, कई ग्रामीण क्षेत्रों में मेले लगते हैं, वो विशेष रूप से उसी क्षेत्र के मेले होते हैं। लोकगीत होते हैं, पूजा करने के ढंग होते हैं, ये सब लघु परंपराओं में आते हैं। तो कुछ विशेष तरीके जो उस विशेष क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं उसको अपन लघु परंपराएं कह रहे हैं। विशेष रीति रिवाज जो उस विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं वो लघु परंपराएं हैं। जबकि वृहत परंपराएं हम किसको कह रहे हैं? जो प्राचीन मूल धर्म ग्रंथों में जिनका उल्लेख होता है, जिन रीति रिवाजों का, जिन कथाओं का प्राचीन मूल धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, या जो व्यापक क्षेत्र में पाई जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि जो लिखित हैं, जिनका पालन सभी को करना होता है, या हम कह सकते हैं कि जहाँ नियमों और निषेधों का पूर्णतया पालन किया जाता है, तो ये होती हैं ग्रेट ट्रेडिशंस। जैसे दिवाली है, होली है, दशहरा है, ये सब ग्रेट ट्रेडिशंस के अंदर आएंगी, वृहत परंपराओं के अंदर आएंगी। इसके बाद हमको बात करनी है रूरल अर्बन कंटिन्यूम की, यानी ग्रामीण नगरीय सातत्य की बात हम करेंगे यहाँ पर। यानी हमको ग्रामीण समुदाय का भी अर्थ पता होना चाहिए। गांव क्या होते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए, नगर क्या होते हैं, अर्बन एरियाज़ क्या होते हैं, अर्बन कम्युनिटी क्या होती है, हमें ये भी मालूम होना चाहिए। तो दोनों का अर्थ हमें ज्ञात होना चाहिए, दोनों की परिभाषाएं, दोनों की विशेषताएं हमें मालूम होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमें ग्रामीण व नगरीय जीवन की तुलना भी करनी होगी। ग्रामीण और नगरीय जीवन दोनों के अंदर क्या अंतर है, और साथ साथ क्या सातत्य है, यानी दोनों अभी तक कैसे साथ में चल रहे हैं, ये सारी बात भी हमें करनी होगी। यानी उनकी परस्पर अंतःक्रिया, आत्मनिर्भरता की बात भी हमें यहाँ पर करनी होगी। तो गांव के आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को भी हमें समझना होगा, यानी हमको यहाँ की इकोनॉमी एंड पॉलिटी भी देखनी होगी, विलेजेस की इकोनॉमी और पॉलिटी की बात भी करनी होगी। तो फर्स्ट यूनिट में ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, यानी रूरल सोशोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमें लेना है। सेकेंड यूनिट हमारी आएगी सोशल स्ट्रक्चर ऑफ विलेज। गांव की सामाजिक संरचना कैसी है, गांव बने कैसे, उनकी संरचना कैसे हुई, उनकी सामाजिक संरचना क्या है, वो सब हमें देखना होगा। तो इसके अंदर हम देखेंगे फैमिली, हम लोग फैमिली की बात करेंगे, उनके गांव के परिवार की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, कास्ट की, किनशिप की यानी नातेदारी व्यवस्था की, और जेंडर की बात करेंगे, यानी लैंगिक भेद, लैंगीय भेद की बात हम यहाँ पर करेंगे। गाँव में किस तरह से अंतर किया जाता है, विभेद किया जाता है स्त्री पुरुष में, वो सब देखेंगे। उसके बाद गांव का या ग्राम का या ग्रामीण क्षेत्र के धर्म की बात करेंगे और ग्रामीण जीवन की बात करेंगे। फिर हम औपचारिक और अनौपचारिक प्रशासनिक संरचना की बात करेंगे, यानी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि वहाँ पर किस तरह का प्रशासनिक ढांचा है, प्रशासनिक संरचना है। यानी ग्राम पंचायत की बात करेंगे, विलेज पंचायत और कास्ट पंचायत, जाति पंचायत की बात हम करेंगे। फिर हम थर्ड यूनिट पे जब आएंगे तो चेंज इन इंडियन विलेज स्ट्रक्चर की बात करेंगे, भारतीय ग्राम की संरचना में परिवर्तन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और इसमें हम गांव में कृषक असंतोष की बात करेंगे, और कृषक असंतोष की जब हम बात कर रहे हैं तो किसान सुसाइड क्यों करते हैं, आत्महत्या क्यों करते हैं, ये सारी बात हम करेंगे। और उन पर क्या कर्जदारी है, उनमें क्या इंडेबिटनेस है, इसकी हम बात करेंगे, या गरीबी की बात करेंगे हम।
ग्रामीण क्षेत्रों में या गांव में गरीबी की बात करेंगे, या कृषकों में, किसानों में क्या गरीबी है उसकी बात हम करेंगे। इसके बाद हम भारत में हुए कृषक आंदोलनों की बात करेंगे, एग्रेरियन मूवमेंट इन इंडिया की बात कर रहे हैं। फिर हम लोग ग्राम व्यवस्था पर नगरीकरण का प्रभाव, नगरीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव देख रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए अर्बनाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, और इनका ग्राम के ऊपर या ग्रामीण क्षेत्र में या गाँव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और वर्तमान में गाँव में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये सारा हमको यहाँ देखना होगा। धन्यवाद।